ओके। ऐसा ना हो कि हम बात करते रहें। हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ आज हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सच के लिए, सच बोलने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि कोई बंदा अपने मादरे वतन से, अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, उनसे दूर हो, प्यारों की कब्रों से दूर हो, और उसको हालात के जबर, जुल्म, गालब, गासब और जाबरों के सामने मर्दे आहन बन के खड़ा होकर अपनी ये सारी कीमतें अदा करे। और मैं आपको बुलाना चाहता हूं जनाब जमील मकसूद साहब। मुताज तारफ नहीं है। जम्मू कश्मीर जो यूनाइटेड, जो कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, मरकजी तौर पे बेल्जियम में मुकीम हैं, सबको पता है। और इतने फाल हैं कि अगर मैं इनका तज़किरा करूं तो ये प्रोग्राम का वक्त इन्हीं में जाएगा। ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, अजीज हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। हम इनके पीछे हैं और आज इनसे हम फिर उसी पिछले प्रोग्राम के तसलसल को दोबारा शुरू करते हैं जहां से इन्होंने मौजू को हमारे टाइम के वक्त ख़त्म होने पे छोड़ दिया था। रियासत जम्मू कश्मीर का कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी कौम को ये पता लगना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर कैसे बनी थी, क्या थी और क्या होनी चाहिए थी, और किन लोगों ने, उसमें किन किरदारों ने हमें मुनकसम किया। किस नाम पे? मजहब के नाम पे। और उसी मजहब के नाम पे आज जिस पार हम रहते हैं वहां पे लोगों को ब्लास्फेमी और दूसरे अल्जामात लगा के आज भी मारा जाता है। चलते हैं जमील मकसूद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, बात यह है कि उस दिन जो आपने बात की वो वक़्त की कमी, फिर वहीं पे दरमियान में रह गई थी, और ये सारी तारीख थी। और तारीख जो होती है वो सुनने के काबिल होती है। वो कोई दास्तान की तरह कभी कभी खुशगवार होती है, कभी कभी उसके अंदर बड़े ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे इंसान दहल जाता है। तो जनाब, हम आपसे अपने नाजरीन और सामीन के लिए फिर गुजारिश करेंगे कि हमें वो तारीख के हालात बताएं, वो जबर बताएं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। पिछले प्रोग्राम में तो हमने 1846 से अनवर्ड जो चीज़ें चली थी, रियासत जम्मू कश्मीर का क़याम उस मायदे के तहत, और अंग्रेज़ के साथ जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे गुलाब सिंह, उनका एग्रीमेंट था जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। और फिर 4 बड़े मशहूर अदवार हैं, महाराजा प्रताप सिंह हैं, महाराजा रणबीर सिंह हैं, प्रताप सिंह हैं और महाराजा हरि सिंह हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि दुनिया के बेशतर ममालिक में आज भी बादशाहत मौजूद है। कहीं पे वो बिल्कुल एक अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में है, और कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बादशाहत है, यानी आईनी बादशाहत है, जिस जी जी तरह यूरोप के कुछ ममालिक में है। जी। यूरोप की बादशाहत में और मिडिल ईस्ट की जो बादशाहत है उसमें बड़ा फ़र्क है। क्योंकि यूरोप की जो बादशाहत है वो आईनी बादशाहत कहलाई गई है कि बादशाह अपना सिर्फ एक सरबराह ममलकत के तौर पर रहेगा, लेकिन बुनियादी जो जमहूरियतें हैं वो आवाम को लौटा दी जाएंगी। जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग पिछले दिनों मलका बरतानिया की वो सिल्वर जुबली हुई, जी जी। और उसमें एशिया के जो लोग थे, इंडिया, पाकिस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर के महाजरीन, वो बड़े खुशी का इजहार कर रहे थे, नाच रहे थे कि जी हमारी मलका आलिया की जो है वो 75वीं सालगिरह जो है वो बन रही है, और बड़ी खुशी का इजहार। तो मैं ये सोच रहा था कि मलका बरतानिया की बादशाहत में, या उसकी जो जो उसका प्रेरोगेटिव है या जो उसका स्टेटस है उसमें, और महाराजा हरि सिंह के स्टेटस में कितना एक फर्क था कि अगर आप उसे आईनी बादशाह के तौर पे तस्लीम कर लेते, ठीक है,
और उसको डोगरा होने का, उसको गैर मुस्लिम होने का, उसको जम्मूवाल होने के ताने ना देते, उसको यूं मार्जिनलाइज ना करते, उसको यूं साइडलाइन ना करते, तो आज हमारी रियासत स्विट्जरलैंड की तरह तरक्की याफ्ता तो ना सही, लेकिन उसके करीब करीब जरूर होती इन टर्म्स ऑफ अमन, इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के एतबार से मैं कह सकता हूँ। अब जो तारीख है उसमें हमारे साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है वो ये कि हमारी तारीख को, हमारे ज्योग्राफी को, हमारी सकाफत को, हमारे अदब को, हमारे लिटरेचर को, हमारी जबान को तब्दील कर दिया गया। अब हम तोतों की तरह रटी रटाई कहानियां पढ़ते हैं, और जब कोई साहिब तहकीक, साहिब इल्म उन तोतों से इख्तलाफ करता है तो वो तो कहते हैं ये तो मैंने माशरती उलूम में नहीं पढ़ा, ये तो मैंने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा, ये तो मैंने उधर नहीं पढ़ा, ये तो मैंने कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा, तो लिहाजा जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। और जब उनके सामने तारीखी जो दस्तावेजात है वो रखी जाती हैं तो वो फिर आए बाएं शाएं करके इधर उधर निकल देते हैं। मसलन 47 में हम आते हैं, चूंकि महाराजा रणबीर सिंह के दौर तक तो हम आए थे कि अच्छा उन्होंने सियासी, समाजी, माशी, इक्तिसादी, आइनी बहुत सारी इस्लाहत की, और उन इस्लाहत का जो जो पैकेज था उसको नाम दिया गया था आरपीसी, रणबीर पिनल कोड। और रणबीर पिनल कोड को उस जमाने में, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस जमाने का, उसमें भी कॉपी किया गया था, बहुत सारी शिकें उन्होंने ली थी। तो जो बात आगे आई महाराजा हरि सिंह तक, तो महाराजा हरि सिंह का जो जमाना है वो बड़ा दिलचस्प जमाना है, इसलिए कि उस जमाने में जब वो बरतानिया में जेर तालीम थे, अपनी मिलिट्री की जो तालीम जरूरी होती थी उस वक्त के हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए, प्रिंसेस के लिए, जी वो हासिल कर रहे थे। तो उसी वक्त फलस्तीन की जमीनें बिक रही थी। जी अब हमारे यहाँ चूंकि जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसको हमेशा से इग्नोर कर दिया जाता है, और एक लोकल पर्सपेक्टिव जो है उसको मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ लोग उसका क्रेडिट लाने की कोशिश करते हैं। तो जिस वक्त हमने जरा सा खंगाला इसको कि क्या वजह हुई कि जो काम रणबीर सिंह ने नहीं किया, उनके बाद प्रताप सिंह ने नहीं किया, वो हरि सिंह ने किया, तो पता ये चला कि 1920 में जिस वक्त वो बरतानिया में जेर तालीम थे तो फलस्तीन की जिस वक्त जमीनें बिक रही थी, और जिस वक्त 1925 में वो वापस गए, उनकी ताजपोशी हुई, तो 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है उसको नाफज कर दिया कि अच्छा दर्जा अव्वल ये लोग जो फलां जमाने से लेके फलां जमाने तक इस रियासत के अंदर रहते हैं वो दर्जा अव्वल है, उसके बाद दर्जा दूम है, उसके बाद दर्जा सूम है, और उसके बाद दर्जा चारम है। यानी 4 दर्जों के स्टेट सब्जेक्ट जो हैं वो उन्होंने तय किए कि जो लोग इंडिजिनस हैं, यानी कदीम जमाने से रह रहे हैं, वो दर्जा अव्वल हैं। उसके बाद जो लोग कहीं इधर उधर से आके आबाद हुए वो दर्जा दूम है। उसके बाद जो लोग वहां काम काज की गर्ज से गए थे और वो फिर वहां रह गए, शादियां कर ली, और चलो इनको भी कबूल कर लेते हैं। उसके बाद जो जो जमीनों में जो लोग काम करते थे, जिनको मजेरे कहा जाता था, चले जी ये लोग यहाँ रहते हैं, इसी समाज में रच बस गए, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि अगर कोई औरत कश्मीर से बाहर शादी करेगी, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर, तो वो अपना जो स्टेटस है बाशिंदा रियासत का, चारों जो उसके थे दर्जे, वो उनसे महरूम हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई मर्द बाहर से औरत को शादी करके लाता है तो उसको बड़े बड़े लंबे लंथी प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर वो शरीयत दी दर्जा अव्वल जाएगी। दिया जाएगा। जी जी ठीक है। तो अब 1927 में ये हो गया, 20 अप्रैल 1927 को। फिर 1928 में महाराजा हरि सिंह ने हाई कोर्ट कायम कर दी कि यहाँ, चूंकि पहले तो दरबार लगता था, दरबार में फैसले होते थे, और दरबार में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी होती थी, गैर मुसलमानों की नुमाइंदगी होती थी आबादी के एतबार से, मतलब उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि जमाना बदल रहा है, चीजें आगे जा रही हैं, तो लिहाजा
ये भी एक चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट भी कायम हो गई। अब हाई कोर्ट के कायम होने के बाद अगला प्रोसेस था कि अब लोगों को पॉलिटिकली कैसे अपने एम्पावर करना है। उसमें पॉलिटिकल पार्टियां या छोटी मोटी एसोसिएशंस तो पहले से कायम थी, लेकिन 1932 में जिस वक्त आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायम हुई, उससे पहले भी रीडिंग रूम पार्टी, इस तरह की छोटे मोटे ग्रोह जो हैं वो लोगों के कायम थे, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते थे, सियासी आज़ादियों की बात करते थे, इंसानी हकूक की बात करते थे। तो फिर प्रजा सभा जो है वो उसका क्याम अमल में लाया गया कि अब लोग जो हैं वो वोट की बुनियाद पर एक असेंबली कायम करेंगे और फिर वो असेंबली फर्दर लेजिस्लेशन करेगी, आइन साजी करेगी, कानून साजी करेगी और लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब ये जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट, हाई कोर्ट का क्याम, प्रजा सभा, ये उस वक्त की जो 564 शख्सी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, उनमें कहीं भी नहीं थी। वो चाहे मुसलमान थी या गैर मुसलमान थी, वहाँ वही दरबारों वाला सिस्टम था और जो किंग थे या जो नवाब थे या जो महाराजे थे वही फैसले करते थे अपनी जो उनकी कैबिनेट होती थी उसको लेकर। लेकिन ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम था ये उनमें नहीं था। यानी उस एतबार से आप ये कह लें कि नेशन स्टेट की तरफ बढ़ने वाली पहली रियासत थी रियासत जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के उस सब कॉन्टिनेंट में, यानी आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, यानी प्रिंसली इंडिया जो था उसमें। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है कि जी हमें पाकिस्तान जो है वो 2 नेशन थ्योरी के जरिए उसके तहत बनाया, यानी बड़े सगीर में 2 कौमें रहती हैं। किसने कहा बड़े सगीर में 2 कौमें रहती हैं? बड़े सगीर में तो सैकड़ों कौमें रहती हैं। ठीक है, और अब देखना यह है कि कौम जो है वो उसकी तारीफ क्या है। यानी कौम की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि आपकी ज़बान, आपका कल्चर, आपकी तहजीब और आपका जोग्राफिया मुश्तरक हो जिन लोगों के दरमियान, वो एक कौम कहलाते हैं। अब उसमें मजहब नहीं आता। यानी पंजाबी जो है वो हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। बिल्कुल। इसी तरह राजा मुसलमान भी है और राजा नॉन मुस्लिम भी है। इसी तरह जो दीगर बहुत सारे इस तरह की जातें हैं, बरादरियां हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटी हुई हैं। तो नेशनहुड की तारीफ में मजहब कहीं नहीं आया। यानी एक 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 नेशन जो है वो मल्टी रिलीजियस हो सकती है, यानी उसके अंदर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग बस सकते हैं, उसके मेंबर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो एक जुबान बोल सकती हैं। बिल्कुल। तो जबान अहम है, सकाफत अहम है, तहजीब और तमद्दन अहम है। लेकिन हमारे यहाँ इन सारी चीजों को डिस्टॉर्ट ऐसे किया गया कि मुसलमान एक कौम है और नॉन मुस्लिम एक कौम है। अच्छा ठीक है, अगर मुसलमान एक कौम है तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या में पाकिस्तान के साथ ही मुसलमानों की आपस में लड़ाई क्यों शुरू हो गई? जिन्होंने कहा था कि हम एक मुल्क बनाना चाहते हैं, सरहद जो आज का केपीके है उसके अंदर लड़ाई शुरू हो गई, बलोचिस्तान के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई, इसी तरह सिंध, इसी तरह दीगर इलाके। तो अब सवाल ये उभरा आज के जमाने में कि मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाउंडिंग या बाइंडिंग फोर्स हो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। लोग जबान की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। मसलन आप उर्दू बोलते हैं तो जहां कोई आपको उर्दू बोलने वाला मिलेगा आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे कि यार ये बंदा मेरी जुबान समझता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, वो आपकी फैमिली का हो, वो आपके जिले का हो, वो आपकी तहसील का हो, वो आपकी यूनियन काउंसिल का हो, इसके लिए कोई जरूरी बात नहीं है। तो अब साबित ये हुआ कि जो अहम एलिमेंट है वो लैंग्वेज है जो आपको करीब करती है। तो डिस्टॉर्शन जो थी तारीख का, जिसको आप कहते हैं कि उसको बिगाड़ना, उसने फिर एक ऐसी डिस्टॉर्टेड नस्ल तैयार की है कि जिसको अब बहुत जोर लगा के, बहुत मेहनत करके अपनी जो तारीख है उसको एक्सप्लोर करना पड़ा है। ऐसे ही जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट वो बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लेके, टूल्स लेके
तो वो जाता है किसी बिल्डिंग को, वो खुरुच खुरुच के तो उसको एक जरा सा वो कोई मेटल का कोई मिलता है, कोई पत्थर की कोई चीज मिलती है, कोई पुराने बर्तन की कोई बने हुई चीज मिलती है, या तांबे की या इस तरह की सिल्वर की कोई चीज मिलती है। फिर वो उसे उसकी कार्बन उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर जाके पता चलता है कि ये इतने हजार साल पुरानी है रानी। और ये फलां सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती है। हमारा जो मामला है वो तारीख के मामले में कम से कम ऐसा ही है। और हमारी नौजवान नस्ल को बड़े सख्त इस वक्त इम्तिहान का सामना है कि वो अपनी असल तारीख और अपनी तहजीब को पहचाने। और हमारा जो अव्वलीन फरीजा है, इसके बावजूद कि हमारी पर्सनल रिटायरमेंट क्या है, ज़ाती तौर पे हमें किन मसाइल का सामना है, वो तारीख में हम कोई पहले लोग नहीं है जो इस तरह की कैफियत से गुजरे हों। हमसे पहले लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनको गर्दनें उतारी गई हैं, फांसियां दी गई हैं, उनको हर तरह की सज़ाएं दी गई हैं। तो हमें तो कम से कम इतनी बात है कि हम दियारे गैर में हैं। जो जो तकलीफ है वो अपनों से दूर रहने की तकलीफ है। आज सुबह सुबह मेरे गांव के एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान कुवैत गए, तो मैंने जिस वक्त वो जवानी में देखे थे तो वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई। तो मैंने उनको ये लिखा फेसबुक पे कि आज मुझे परदेश बहुत बुरा लगने लग गया है कि हम हरमा नसीब धरती ज़ादे जला वतन होने पर मजबूर हैं। कता नजर इसके कि आपने और हमने कितना एक माल कमाया है, कितने पैसे कमाए हैं, फैमिलीज की कितनी खिदमत की है, बहन भाइयों को कितनी लुक आफ्टर की है, रिश्तेदारों के कितने काम आए हैं, दोस्तों को कितने हमने माली मदद की है। लेकिन वतन से दूर होना ये अपने तौर पर एक सबसे बड़ा अजाब है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने किसी को अजाब में मुब्तला करना है तो इससे बड़ा अजाब कोई नहीं है कि आप उसे उसकी जाए पैदाइश से, उसकी धरती से, उसके वतन से वो जला वतन हो जाए। तो ये यही एहसास हमें खड़ा करता है, ताकत देता है, तवानाई देता है, जुर्रत देता है, हिम्मत देता है कि हम कुर्बानी देंगे अपने जज्बात की, अपने एहसासात की, अपने बहुत सारे व्यक्ति मामलात की, लेकिन हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जो वॉइसलेस हैं, जो मजबूर हैं, जो कहीं भी अपनी बात अपना हक लेने के लिए खड़े नहीं हो सकते। हम उनके तर्जमानी करेंगे, उनके हकूक का दफा करेंगे। जमील साहब, एक सवाल है प्लीज। कि आपने बात जैसे की कि हमारे नौजवान को आज तशकी है वो क्या है, उसको अपने माजी का पता नहीं है, उसको अपनी तारीख का पता नहीं है। क्या ये आप नहीं समझते कि हमारे वो बुजुर्ग मैं कहता हूं जिन्होंने ये काम करना था 74-75 साल में, जिन्होंने अपने आंखों से वो सारा माहौल देखा हुआ था, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से आज आपको, आप जैसे दूसरे दोस्तों को जो इसी नौजवान नस्ल से तल्लक रखते हैं, आपको तारीख ढूंढ ढूंढ कर पढ़ के हासिल मालूमात लेकर फिर आज नौजवान नस्ल को आगाह करना पड़ रहा है। देखें मिर्जा साहब, बात यह है कि अब हर ऐद के अपने समाजी, सियासी, माशी और इक्तिसादी हालात होते हैं। मसलन एक ज़माना था, अगर आप 47 में चले जाएं तो उस ज़माने में हमारे लोग पैदल कोआला से मरी और मरी से राजा बाजार आते थे। लेकिन आज मेरे गांव का कोई भी नौजवान मर्द जन सुबह 10 बजे बैठते हैं कोस्टर पे और शाम को 6 बजे वो वापस अपने गांव में होते हैं। यानी आज कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। तो उस जमाने की जो बिलखुसूस जो माशी मामला थे वो बहुत ही पसमानदा थे, बहुत पसमानदा थे। और उसी पसमानदगी का इजहार हमारे इलाके की पॉलिटिक्स में भी होता है। और जहाँ से हमारा और आपका ताल्लुक है, मीरपुर तो फिर भी समाओ बेहतर था, लेकिन ये जितने भी बाकी इलाके हैं, पुंछ हो गया, बाव हो गया, सदनोती हो गया, इनको बेसिकली कहा जाता था सरहदी इलाका जात। ये फ्रंटियर्स थे जिनकी फ्रंटियर यानी सरहद मिलती थी पाकिस्तान के साथ। जी जी। और ये बहुत पिछड़े हुए इलाके थे। अगर महाराजा रणबीर सिंह तालीमी इस्लाहत ना लाते तो हमारे यहाँ तो मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वो 1946 का बना हुआ है, जो आज भी प्राइमरी है। यानी 75 साल गुजरने के बावजूद
आज भी प्राइमरी है। अब शायद हो गया। इसलिए कि जो जो गवर्नमेंट है या जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे लोग वहां भर्ती किए हैं कि जो सिर्फ तनख्वाह लेते, ठीक है। हमारे यहाँ तालीम, हमारे यहाँ सेहत और बहुत सारे दीगर महकमे हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पैदा किए गए हैं, लोगों को सर्व करने के लिए नहीं। वरना हमारी जो ये जो आज़ाद कश्मीर है, कितना सा है, कोई 4,000 5,000 मरबा मील ये टोटल इलाका है। 46 लाख की इसकी आबादी है और इसकी आबादी रावलपिंडी डिवीजन से भी कम है। उस 46 लाख में से भी 20 लाख लोग बाहर हैं, बाहर 20 लाख। और 20 लाख अगर 40 से आप वो निकाल लें तो 35 लाख की आबादी के लिए एक मॉडर्न हॉस्पिटल नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी तो खैर जो है वो सबके सामने है, ठीक है। मरहूम तारक अजीज साहब कहा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, जो 4-5 हजार मरबा मील इलाके पर फैली हुई है। यानी मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के दीगर जो एक कैंपस कोटली में है, एक बाग में है, ऊपर एक में। रावलाकोट में है, एक मीरपुर में है, एक कहीं है, एक कहीं है। तो अब यूनिवर्सिटी की तारीफ के ऊपर भी हमारी यूनिवर्सिटी पूरा नहीं उतरती। अगर 75 सालों में हमारी एक यूनिवर्सिटियों की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती तो फिर वहां क्या आलम होगा। अस्पताल का महकमा आप देखें, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, उसको पाकिस्तानी फौज का जो जो है मेडिकल कोर वो चलाती है, आजकल मेजर जनरल है, जी जी। ठीक है। मैं वो तो हमेशा से, ठीक है। और उसकी भी बहुत बुरी हालत है। और हमारे हर बंदे को मामूली सी बात पर वो सिर्फ हमारे जो सीएमएच हैं वो रफ रिंग इंस्टीट्यूशन है। आप वहां जाते हैं वो आपको कहते हैं 1,000-1,500 रुपया तो एक फरिश्त चिट आपको देते हैं, हाँ, मरीज की पिंडी की नहीं छो, पिंडी की निगे छुआ। ये मरीज सारा की मीरपुर पिंडी की च नहीं यही छो हाल है, मीरपुर च है। भी यही हाल और महज दो बातें ना होने की वजह से, यानी हेल्थ और एजुकेशन, ना होने से। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ की सर्विसेज ना होने की वजह से हमारे हर बंदे को पिंडी में, पंजाब में 5 मरले की जमीन खरीदनी पड़ती है, बिल्कुल 5 मरले का डब्बा। बिल्कुल। और फिर वो 5 मरले का डब्बा उसके जहन को उस कदर पसमानदा और वो मजलूम बना देता है कि वो ये समझता है कि अगर मैंने पाकिस्तान से अपनी बिजली, अपना पानी, अपने जंगलात, अपनी मदनियात, अपने फॉरेन एक्सचेंज का मुतालबा कर लिया तो ये मेरा 5 मरले का जो डब्बा है ये मुझसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने डेलिबरेटली एक सोशल, इकोनॉमिकल और दीगर कंडीशंस पैदा की हैं हमारे इलाके में। बिसाइड दरियाओं को अब डाइवर्ट कर दिया गया है, डैम्स बना दिए गए हैं, बिजली की जो जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यानी ये सारा मिलके उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिकल प्रोग्राम हमारे लोगों के ऊपर मुसल्लत किया है कि वो माइग्रेट करें पिंडी, ठीक है। और ताकि यहाँ अगर कभी ये सेंटिमेंट उभर आए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम रियासत जम्मू कश्मीर को कोई अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, या हम कभी रियासत जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इलाक चाहते हैं, जिस तरह दीगर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दीगर जो पार्टियां जो चाहती हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस इलाके के जो वसाइल हैं उनकी लूट सूट, उनकी प्लंडरिंग, उनका इस्तेमाल जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। मसलन आज वो माशरती उलूम में, यानी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में कि मंगला डैम जो है वो जेलम में है। यानी आज एक बच्चे को ये पढ़ाया जा रहा है कि मंगला डैम मीरपुर में नहीं है, जेल और में। मीरपुर जो है इट इज नॉट अ स्मॉलर सिटी और टाउन और डिस्ट्रिक्ट located in Azad Jammu and Kashmir, but the Mangla Dam is situated in Jhelum. Jhelum is a known place in Punjab. और 164 मरबा मील है जी, सारा मीरपुर के, आबादियां, शहर, जमीनें, डडियाल तक। जी 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 एग्जैक्टली। तो अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने बच्चों को ये समझाने में कि भाई मीरपुर जो है वो जो मंगला डैम है और या जो मीरपुर है वो जेलम का ऐसा नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। भाई ये डिस्प्यूटेड रीजन है, चाहे जाए कि हम रणबीर पीनल कोड की बात करें, चाहे जाए कि हम इस्लाहात की बात करें, चाहे जाए कि जिन वजूहात की बुनियाद पर हमारी रियासत तकसीम हुई। अब जो वो जो बुजुर्ग थे तो उस जमाने में, जिस जमाने में आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो बहुत बात की बात है तो शायद उनके पास
तालीम उस वक्त बहुत कम थी। जो बंदा 5वीं पढ़ लेता था उसको गांव वाले कहते थे बाबू, ये हसन बाबू है, बाबू जिसकी आना है जी 5वीं जी पास। जी तो जी। आजकल एमएससी पास वाले की बाहू कोई नहीं आखना पहले पहले वो इस गल्ला, नौकरी इस लोग ने वास्ते लेके मेरे ख्याल। कि एक गांव में तो हजारों के हिसाब से एमएससी है। अब कितने लोगों को आप बाहू कहेंगे? आजकल बाहू उसको कहते हैं लोग जो स्कूल में क्लर्क होता है, ठीक है। एमएससी पास को कोई बाबू नहीं कहता, ग्रेजुएट को, एमफिल को, इवन पीएचडी वाले को कोई अदब एहतराम से बाबू साहब करके नहीं बुलाता। लेकिन एक क्लर्क जो है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, वो इवन डाकखाने में क्लर्क बना बैठा हो, उसको बाबू कहते हैं, बाबू साहब। उसको ऐसी तो खैरात पड़ी होगी। ये एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल आर्डर है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं नहीं समझता कि हाँ अगर वो लोग अपने याद में इतना कोई विजनरी एक्ट कर लेते, बस जिस तरह यूरोप में हुआ, तो शायद हमारी किस्मत, हमारे इलाके की किस्मत, हमारी नस्लों की किस्मत बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन इसके बावजूद उनके तो हालात बहुत ही कमजोर थे। हमारे हालात, हमने निस्बतन एक बेहतर हालात देखे हैं। तो हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है और हमारे बाद आने वालों पर और ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम तो फिर भी अपने स्कूल के जमाने में कहीं प्लास्टिक के चप्पल पहनते थे, प्लास्टिक के जूते मिलते थे, और कभी नीचे बैठते थी टाट पर ईद पर बैठ। चमड़े की जूती मिलती थी, हाँ। या फिर हम स्कूल में टाट के ऊपर बैठ के पढ़ते थे। अब तो टाट का तो सफर ही नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो अब हर आने वाली नस्ल को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, बजाय इसके कि हम माजी को पीटते रहें। माजी को सिर्फ हम इसलिए दोहराते हैं कि ताकि जो जो मुस्तकबिल का नक्शा है उसको माजी के तनाजुर में तामीर किया जाए और माजी को सामने रखा जाए कि हमारे माजी में ये हालात थे, हमारी मैशियत ऐसी थी, हमारी जो गवर्नेंस थी वो ऐसे थी, हमारे यहाँ जो हुक्मरानी का जो तर्ज था, जो तरीका था वो ऐसे था, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था, अच्छा जस्टिस सिस्टम था वो ऐसे था, अच्छा किसी के खिलाफ नाइंसाफी, मार कुटाई या जो दीगर जराइम हर सोसाइटी में होते हैं, जी। उनको नैब करने का या उनको हैंडल करने का तरीका ये होता था। तो दुनिया अब आगे चली गई है, अब हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे। तो इसलिए अब अगर एक बंदे को ये पता ही नहीं है कि 1947 से पहले हमारे यहाँ सियासी निज़ाम क्या था, समाजी निज़ाम क्या था, इक्तिसादी निज़ाम क्या था, अदालती निज़ाम क्या था, इंसाफ किस तरह मुहैया किया जाता था, उसमें नेपोटिज्म कितना था, उसमें लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कितनी थी, उसमें पिक एंड चूज कितना था, तो वो फिर मुस्तकबिल का जो 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 इमारत है वो तामीर नहीं कर पाएगा। यही बात मैंने अर्ज तो की थी जी। जी यही बात मैंने उस वक्त अर्ज की थी आपसे कि हमारे जो बुजुर्ग थे जिनने वो वक्त देखा हुआ था, जो उस माहौल में रहे थे, उनके साथ हुआ ये कि जब ये दो कौमी नजरिया हमने बना दिया, ये जो जिस पे वो तकसीम की गई और जी कश्मीर के अंदर ये कबायली और जो भी मामलात जी हुए, प्लीज जी उन क्योंकि वहां पर उस वक्त जो जराए कम्युनिकेशन थे वो बड़े महदूद थे, लोगों बिल्कुल को अफवाह सुनी और उसको आगे चलते गए, जी और जी वो बिल्कुल कत्लेआम हुआ या ना हुआ, जैसा हुआ, उसकी वजह से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें तारीख के वो असबाक ना पढ़ाए जिसकी वजह से हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने पे मजबूर हुए, और उसका असर आज हम देख रहे हैं। उसके साथ एक और बात है सर, बिलखुसूस ये जिस वक्त ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया ना 47 में, जी ट्राइबल अटैक, जी उसकी तो पूरी एक उस पर हम एक एपिसोड करेंगे जी कि कबायली हमले की जो बुनियादी उसका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था। कबायली हमले का एक इलाकाई पस मंजर है और एक आदमी पस मंजर है, दो पस मंजर होते हैं उसके हमेशा। हम उस पर तफसील से बात करेंगे अगली एपिसोड में, और वो सिर्फ कबायली हमले के ऊपर करेंगे। अब ये लेकिन बात बात यह है कि जिस वक्त ये पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, जी तो फिर भी यहाँ ऐसा नहीं है कि जिदोजहद नहीं हुई, पुंछ में हाँ रिबेलियन हुई 1953 में और जी वो रिबेलियन बहुत बहुत देर तक जारी रही। और ये इलाकाई कितना था उस वक्त, तो 2.5 जिले थे, जी आज जी तो 10 हैं, 70 साल के बाद तो उस वक्त 2.5 जिले थे। तो 2.5 जिलों में भी अगर बगावत हो गई है तो इसका मतलब यह है कि लोग हैं दो कौमी नजरिए और या पाकिस्तान के जो जो हेजेमनी थी उससे वो बगावत कर बैठे थे, उन्होंने कबूल नहीं किया था। और ये पाकिस्तान के साथ उस वक्त की जो भी क़यादत थी उसका ये मुतालबा था कि भाई आप यहाँ काय को आकर बैठ गए हैं, हम तो आजादी चाहते हैं। और आजादी का मतलब इलाक नहीं होता, आजादी का मतलब ये कतन नहीं होता कि आप एक से लेंगे तो दूसरे को देंगे।
वो तो फिर ये हो गया ना कि आपने एक से जान छुड़ाई है, दूसरे के शिकंजे में चले गए। तो ये उस वक्त भी यानी 1950s में भी ये मौजूद था मुतालबा कि भाई हमने आपके साथ नहीं वो करना, हमें आज़ादी चाहिए, और आज़ादी का मतलब ये होता है। लेकिन चूंकि ताजे बरतानिया, उसका ये पूरा प्लान था कि एक बफर आपने क्रिएट करना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। आप ये समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बफर है, और ये जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है शायराना मुबालगा आराई के तौर पे पीओजे के, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बफर है। बफर है यानी जी। आप विजुअलाइज करें कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान की फौज कहीं बारामूला के करीब होती तो क्या सिनेरियो होता, कहीं उड़ी के करीब होती तो क्या सिनेरियो होता, कहीं किश्तवाड़ के करीब होती तो क्या सिनेरियो होता, और अगर हिंदुस्तान की फौज कोहाले में होती, आजाद पतन में होती, छम जोड़ियों से बहुत आगे, ये मीरपुर के साथ ये जिधर लगता है कोट जमल गुजरात, बरनाला, तो बरनाला, कोट जैमल बरनाला में बरनाला। आकर बैठी होती तो क्या सिनेरियो होता। ठीक है, तो ये सारे चूंकि पूरा एक प्री प्लान बर्तानिया का, फिर जहां जहां तक फौजें आ गई तो वो इसको फिर यूएन में ले गए, फिर यूएन में भी उन्होंने एक मैंडेटरी नहीं बल्कि एक रिकमेंडेशन के तौर पे जो चैप्टर 6 है उसके तहत उन्होंने रेजोल्यूशन मंजूर करवाई, और फिर पाकिस्तान को एक स्पेस दे दी कि अच्छा जो जहां है वो वहीं रुक जाए। जमील साहब, अभी हमारा टाइम इसमें खत्म ही होने वाला है, अभी 2-4 मिनट हैं। मोहतरम नाजरीन सामीन, आपने जमील साहब की बातें सुनी। ये तारीख है, तारीख के मैं भी एक तारीख का तालिब इल्म हूँ अदना सा, और मैंने जो बातें जमील मकसूद साहब से 1-2 प्रोग्राम में सुनी, या इनसे वैसे मेरी जो हमारी एक आपस में बैठक होती है, साल में 2-3 दफा तो होती होगी, इंशाल्लाह ज्यादा होगी, उसमें भी जो सुनता हूँ, मैं खुद बजाते खुद एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं इनकी बातों को लेक्चर समझता हूँ। मुझे कभी कभी पता नहीं लगता, मालूम नहीं होता कि लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, दुश्मनी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और वो दुश्मनी सिर्फ तेतरी कोट, इधर ये केल, इधर ये नकियाल, वहां पे दुश्मनी की गोले फूटते हैं, और वागा पे, और वो जो ब्यामीर है वो जो राजस्थान में, वहां पे आपस में मिठाइयां बंटती हैं, वहां एक दूसरे को तोहफे तहफ दिए जाते हैं, उनकी दिवाली पे दिए जाते हैं, यहाँ की ईद पे दिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ रक्स डांस भी होता देखा गया है। तो मुझे खुद अब पता लगा है कि जो मैं पढ़ता रहा मुतालिया पाकिस्तान, उसमें तो कुछ और था। असल तारीख ये है जो हमें इस जो नजरिया है उस पे आके हमें मिल रही है। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब भी हमें बताते रहते हैं, अब जमील मकसूद साहब, और जमील मकसूद साहब इतने फाल हैं यूनाइटेड नेशन जिनेवा में भी, यूनाइटेड नेशन अमेरिका तक इनकी जो तहरीरें और इनकी जो रिपोर्ट्स जाती हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट और बेल्जियम पार्लियामेंट में भी, और वो कश्मीरी कौम के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे बुनियादी हकूक के लिए, हमारे वसाइल को हम पे खर्च करवाने के लिए, और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसाफ दिलवाने के लिए मैं आप सब जमील मकसूद साहब के लिए उम्र खिजर की दुआ करते हैं। हम इनकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, और ये इसी तरह अपनी कौम और हमारे लिए काम करते रहें, ताकि हमारा नाम जिंदा रहे, आज नहीं तो कल जो हमारी नई नस्ल है वो इससे मुस्तफीद हो। जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया है। शायद हम नहीं, तो ये समझते हैं कि हम अपना सरगोशी रोल आप नहीं प्ले कर रहे करते, हैं, आपको पता हम फकीर लोग हैं। जिंदा जिंदा इंसानों की तरह। आपके अंदर अगर एहसास नहीं है दूसरे के लिए, तो फिर लोग वतन भी इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं, आज़ादी भी इसलिए मांगते हैं कि उस जोग्राफिया के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे उनको एहतराम आदमियत मिलेगा, उनको जीने का हक मिलेगा, उनको बराबरी का हक मिलेगा, उनको पूरी जिंदगी को एंजॉय करने का एक राइट मिलेगा जो बाहैसियत इंसान उनको मिलना चाहिए एक रियासत के अंदर। मसलन हमने बात की मारिया ताहिर साहब के हवाले से, उनके साथ इतना इतना इस्तेसाल हुआ जिनसी तौर पर,
फिर हमने बात की जिस बच्चे को चिड़ाला के मुकाम पर एक फौजी ने वो सिग्नल वाले ने जो उसके साथ जिनसी बदफेली की। फिर हमने फातिमा इनकलाब अब्बासी की बात की कि जिसको उनके वालिद जी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जी अच्छा, वो 17 साल की एक बच्ची है जो जी रोती फिरती है कि मेरा एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल इसलिए नहीं है कि मेरे पास फादर का नाम नहीं है, और फादर जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो नीलम अब में फौजियों ने बंदे 2 मार दिए जी बड़ा। जी, नीलम की कहानी है, मीरपुर की कहानी है, नक्याल की कहानी है, हजीरा की कहानी है, जी जी हम गलगित बल्तिस्तान की कहानी है, हुंजा की कहानी है, यासीन की कहानी है, पुण्याल की कहानी है, दारेल और तांगेर से कहानियां हैं कि भाई हमारे जो मदनियात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो गैर मुकामी लोग हैं उनको लीज पे दी जा रही हैं, लेकिन मुकामी लोगों को लीज नहीं दी जा रही, मुकामी लोगों को रास्ते नहीं दिए जा रहे। मुकामी लोग जो एताबाद झील है वो बड़ा खूबसूरत वहां मंजर है। पाकिस्तानी फौज के जो रिटायर ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर जनरल हैं या दीगर जो उनके हमनवा हैं, उनको जमीनें दी जा रही हैं, वो वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, होटल और मोटेल बना रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। देवसाई जैसा जो मैदान है उस पर कब्जा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो एनक्रोचमेंट कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है, गलगित बल्तिस्तान की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो प्लीज आप हमारी आवाज उठाएं। तो ऐसे में उस सारे खित्ते का जो भार है वो हम पर है, और ये हमारा इम्तिहान है कि हम लोगों के जो कंसर्न है, लोगों की जो बात है, लोगों के जो मुतालबे हैं उसको बैनुल अक़वामी सतह पर ट्रांसलेट करें। जिंदगी एक दफा मिलती है। सिकंदर ने 35 साल की उम्र में दुनिया फतह कर ली थी, और आज लोग सिकंदर को एक अजीम फातेह के तौर पे जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको कहा जाता है। तो जब तक किरदार जिंदा रह जाता है इंसान का जिस्म फानी है, इंसान की सोच रह जाती है, उसका किरदार रह जाता है। हम सुनने वालों को, नौजवानों को, ख़वातीन हज़रात को, स्टूडेंट्स को या समाज के मतलब जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने लिए जीते हैं, अगर आप सिर्फ अपने लिए घर, मकान, गाड़ी, दौलत, बिजनेस, स्टेटस उसके लिए जीते हैं, तो फिर आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जमील लेकिन साहब। अगर आप अपने समाज के लिए जीते हैं तो जी फिर आप इंसानियत की आला महराज पर फायज है। जमील साहब, आखिरी मिनट है, एक पैगाम क्या देना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी कश्मीरी कौम को? देखें, नौजवान नस्ल के लिए एक तो ये है कि हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से मैं और आप ये पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, भरपूर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक तो 4G इंटरनेट की सर्विसेज पूरे इन दोनों जी रीजन्स में मुहैया करे, ताकि ठीक। हमारे नौजवान जो है वो रिसर्च कर सकें, वो हकायक तक पहुँच सकें, वो पढ़ सकें, और आदतन रिसर्च जो कुछ चीज़ उनको देखनी है, सुननी है, सीखनी है, तो वो यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए या जो दीगर प्लेटफॉर्म है उनसे वो सीख सकें। नंबर 1। नंबर 2, अपने इर्द गिर्द अमन फैलाएं, अपने गिरदोपेश को साफ करें, अपना रोल प्ले करें, अपने शहरों को, बाजारों को साफ सुथरा रखें, और जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर जो लिख सकता है वो लिखे, जो पढ़ सकता है वो पढ़े, जो बोल सकता है वो बोले, जो कुछ भी नहीं कर सकता तो जो बोलता है उसका साथ दे, जो लिखता है उसकी हौसला अफजाई करे, और जो खड़ा है उसकी उसकी ढारस बधाए, उसकी मदद करे, और उसको अपने साथ होने का यकीन दिलाए। यही मेरा सबके मोहतरम लिए नाज़रीन पैगाम है। सामीन, ये हमारे हकूक के लिए लड़ते हैं, खड़े हैं, हमें इनके साथ खड़े होना है। और अल्लाह हाफिज, अगले प्रोग्राम तक जमील मकसूद के साथ थैंक इंशाअल्लाह। यू, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक अल्लाह। यू।